नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज पढ़ेंगे मोड ऑफ लाइफ एंड डिफरेंट जो क्लाइमेट्स। इससे पहले जो कक्षा रही जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग जो क्लाइमेट रीजन है वहाँ पर पाई जाने वाली जो अलग अलग प्रकार की जो ट्राइब्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम मोड ऑफ लाइफ इन कोल्ड डेजर्ट्स, यानी जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं, जो हमारे पोल्स हैं या जो हाई जो लैटिट्यूड्स है वहाँ पर जो ट्राइब्स रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लगभग इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी वो ट्राइब्स है जो इन क्षेत्रों में निवास करती है। और सबसे बड़ी बात कि इतना कठोर जनजीवन होते हुए भी वह किस प्रकार से वहाँ अपने आप को बनाए रखते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं एस्किमोज। एस्किमोज कैसे होते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की जो आर्ट्स है उसके अंदर हम देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की जो ट्राइब्स है जो इन ठंडे क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। तो एस्किमोज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कोल्ड डेजर्ट है जहाँ पर इसे एस्किमो कहा जाता है, तो ये वो क्षेत्र है जिसे हम टुंड्रा कहते हैं। उसको जानने से पहले कुछ और तथ्य जान लेते हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी लाइफस्टाइल या अपनी लाइफ को जीते हैं। उनके सामने कई प्रॉब्लम, कई बार हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, तो कभी हमें इन लोगों के बारे में भी विचार कर लेना चाहिए। ह्यूमन जियोग्राफी में इस प्रकार की ट्राइब्स के जो स्टडी है उनको रखने के पीछे जो उद्देश्य ये रहता है कि ये जो ट्राइब होती है, इन ट्राइब ने अपने इन्वायरमेंट से अपना जो अडेप्शन किया है, जो एडजस्टमेंट किया है, उतना एडजस्टमेंट शायद ही किसी दूसरे लोगों ने किया होगा। तो जैसे कि हम काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं, हमने टेक्नोलॉजी पर विजय प्राप्त कर ली है और हर चीज़ जो इस पृथ्वी पर है उसको हमने संभव बनाने की कोशिश की है। इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का हर प्रकार का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी ये जो ट्राइब्स है किस प्रकार से इस कठोर वातावरण में रहते हुए अपने आप को वहां पर सरवाइव करवाती है, तो इसी स्टडी को हम यहाँ पर करेंगे। तो कई ऐसी जगह हमें देखने को मिलती है जहाँ की आबो हवा का अर्थ होता है कि यहाँ की जो क्लाइमेट है वह फेवरेबल नहीं है, यानी जो आम जनमानस है उसके लिए वह बिल्कुल की फेवरेबल नहीं है। फिर भी वहाँ के जो लोग होते हैं वह अपनी जो डे लाइफ है उसमें बड़ी ही आसानी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और उनके जीवन में और अच्छा हो सकता है उसके बारे में भी ये कभी विचार नहीं करते। तो ऐसे ही बर्फीली बस्तियों के अंतर्गत रहने वाले जो लोग होते हैं इनको हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। एस्किमो का अर्थ क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये बर्फ के क्षेत्रों में अपना घर बनाते हैं और इनके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते भी होते हैं, लेकिन आज हम इनके अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों, इनके पहनावा, यानी उनकी जो कल्चरल एक्टिविटी है, उनका जो सिविलाइजेशन सिस्टम है, उन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो कैसे यहाँ पर बहुत अधिक जो ठंड वाला जो क्षेत्र होता है उसमें ये अपने आप को कैसे वहाँ पर सरवाइव करवाते हैं और इनके बारे में, इनकी जो लाइफस्टाइल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम एस्किमोज को कहा जाता है ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाले निवासी। ठंडे क्षेत्र, इन्हें हम टुंड्रा क्षेत्र भी कहा कर सकते हैं। ये टुंड्रा प्रदेश है। अब ये से टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत, जैसे कि आपके पास वर्ल्ड का मैप है, तो वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे ये जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ रीजन के ही मैं बता देता हूँ। ये साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये एशिया। यहाँ पर ये जो रीजन है देखिएगा, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये वो रीजन है जहाँ पर ये एस्किमोज रहते हैं। अब इन एस्किमोज को हमने कहा कि एस्किमो जो है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो एस्किमो जो नाम है
उसको हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि हम कनाडा के उत्तरी भाग, यानी कनाडा, ये यहाँ से मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, तो ये तो है आपका यूएसए के ऊपर है कनाडा। अब कनाडा जो क्षेत्र है, उस कनाडा का जो नॉर्थर्न रीजन है, यहाँ पर इसे कहा जाता है एस्किमो। यहाँ पर और ग्रीनलैंड के आसपास में इसे एस्किमो कहा जाता है। यूरोप में जब आते हैं तो यूरोप में स्कैंडिनेविया का क्षेत्र है, ये है स्कैंडिनेविया। ये जो रीजन है इसे कहा जाता है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया का जो क्षेत्र है वहाँ पर इसे कहा जाता है लैप्स। यही है, यानी एस्किमोई हैं, लेकिन इनका जो नाम है यहाँ पर लैप्स है। इसी प्रकार से इससे और आगे जाते हैं हम, साइबेरिया का जो टुंड्रा रीजन्स है, यानी साइबेरियन रीजन की बात करते हैं, तो ये आपका साइबेरियन रीजन है। अब इस साइबेरियन रीजन में इसको यहाँ पर कहा जाता है सैमोइड्स, यहाँ पर कहा जाता है सैमोइड्स। और दूसरा एक नाम यहाँ पर याकूत, यानी इसे यहाँ पर याकूत और सैमोयड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर ट्राइब्स छोटे छोटे स्तर पर पाई जाती है। यहाँ पर उन्हें चकची को हम इस प्रकार से लिखेंगे CHUCKCHIS, चुकचीज। और एक होता है तुंगिया को तुंगू भी लिखते हैं, तुंगू। तो ये बेसिकली सारी ही जो ट्राइब्स है। अब इन सारे ट्राइब्स की क्या विशेषता रहेगी, यानी अगर हम एस्किमोज की बात करें, जैसे कि विस्तार से हम एस्किमोज को ही पढ़ेंगे, लेकिन इनकी जो विशेषता है वो आपको लेफ्ट में भी मिलेगी। इनकी विशेषता आपको सैमोइड्स, याकूत, तुंगिया, चकची, ये जितने भी हमने अलग अलग प्रकार की जो ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया है, इन सभी में आपको इसी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलेगी। सभी जो हैं ये लोग मछलियों का शिकार करते हैं, और सभी जो ये लोग हैं वह रेंडियर का शिकार करते हैं, रेंडियर को पालते भी हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। तो इन एस्किमोज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पूरे पहले इस क्षेत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम इनके रीजन को नहीं, इनके क्षेत्र को नहीं जानेंगे, तब तक इनकी विशेषताओं के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो साल भर यहाँ पर जो अधिकांश जो महीना, यानी मोस्ट ऑफ जो मंथ्स है, वह हिम की जो चादर है, यानी स्नोफॉल चलता रहता है और वहीं पर रहते हैं। दूसरी विशेषता, यहाँ पर पेड़ पौधे यानी जो वेजिटेशंस नहीं होंगे, और वेजिटेशंस नहीं होंगे तो इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले आपको एनिमल्स भी वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। छोटे मोटे वहाँ पर छोटे मोटे जीव मिल जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उसको अपना पेट पालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हंटिंग, यानी जितने भी जो ट्राइब्स है जो कोल्ड रीजन में रहती है, उन्हें हंटिंग करना पड़ेगा, यानी अपने जीवन में शिकार करना ही पड़ेगा। अगर शिकार नहीं करेगा तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये वक्त के साथ, यानी इसी प्रकार से इनको सरवाइव करने के लिए अच्छे शिकारी होते हैं, अच्छे हंटर्स बन जाते हैं। बात करते हैं कि कहाँ रहते हैं, तो ये जो लोग हैं कनाडा का जो नॉर्दर्न कोस्ट है, वहाँ पर बैफिन जो आइलैंड है उसके चारों ओर रहते हैं। इसके अलावा हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड में रहते हैं। 65 डिग्री से 70 डिग्री जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, उत्तरी अक्षांश है, वहाँ पर ये निवास करते हैं। गूगल के माध्यम से इसके क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे कि मैंने अब नाम तो लिखाए हैं आपको बहुत सारे, अब बहुत सारे नाम में जिस प्रकार से मैंने लगाया बैफिन। अब बैफिन जो है वो कहाँ है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बैफिन आइलैंड की बात करते हैं, तो ये हमारा इंडिया से हम सीधा पहुंच जाते हैं नदर्न अमेरिका, और नदर्न अमेरिका में सीधा हम पहुंच जाते हैं। देखिएगा बेसिकली पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये है अलास्का और ये ग्रीनलैंड। अलास्का और ग्रीनलैंड के अंदर ये है हडसन की खाड़ी, ये जो है हडसन बे ऑफ हडसन है,
और बे ऑफ हडसन के ऊपर आपको ये जो वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये जो रीजन है ये बैफिन आइलैंड कहलाता है, बैफिन आइलैंड कहलाता है। बैफिन आइलैंड के बाद ये है बैफिन की खाड़ी, और बैफिन की खाड़ी के बाद ये जो क्षेत्र है जिसे कहा जाता है ग्रीनलैंड। तो ये जो रीजन है यहाँ पर तो इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर इन्हें एस्किमोज कहा जाता है। इसी के साथ साथ मैंने स्कैंडिनेविया बताया था आपको, तो स्कैंडिनेविया को भी हम लोकेट करते हैं। स्कैंडिनेविया का जो क्षेत्र है हम सीधा पहुंच जाते हैं अफ्रीकन रीजन से ठीक ऊपर यूरोप के अंतर्गत, और यूरोप के अंदर आप देखेंगे ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अगर हम बात करें ये है आपके मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी के बाद हम यहाँ पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली होते हुए सीधा पहुंच जाते हैं ये इस क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है जहाँ पर आपको बर्फ के कुछ निशान नजर आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा कहलाता है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया में इन्हें कहा जाता है, स्कैंडिनेविया में इन्हें लैप्स कहा जाता है। और इसी प्रकार से अगर बात करें, देखिएगा ये बर्फ वाला क्षेत्र है। इसके बाद मैंने साइबेरिया का जिक्र किया था कि साइबेरिया, अब साइबेरिया कहाँ है, तो इसी यूरोप के हम थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं, ये हो गया यहाँ पर। ये जो रीजन है ये साइबेरियन रीजन है, ये आपके यूरोप के ऊपर का तरफ का जो क्षेत्र है ये आपका साइबेरियन रीजन है। इस साइबेरियन रीजन में, इस पूरे के पूरे रीजन में आपको जो जनजातियाँ मिलती है जिनमें हम सैमोइड, याकूत, चकची के नाम से जानते हैं। ये आखेटक भी होते हैं और इसके साथ साथ पशुचारक यानी पैस्टोरलिस्ट के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। तो इस प्रकार की विशेषता इनकी मिलती है। हमने इसके क्षेत्र के बारे में जान लिया। अब क्षेत्र के बारे में जैसे कि हमने कहा कि ये जो हडसन की खाड़ी या जो 65 डिग्री का जो क्षेत्र है यानी नॉर्दर्न, ये जो 65 जो डिग्री है जहाँ पर टेम्परेचर रहता है, मैंने यहाँ पर बताया था ये लगभग -65 डिग्री 75 डिग्री, और नॉर्दर्न जो लैटिट्यूड है वहाँ पर रहती है। लगभग 9 महीने यहाँ पर सर्दी की ऋतु रहती है। केवल 3 महीनों के लिए यहाँ पर ऋतु आ जाती है, जिसके अंतर्गत बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ ये सारे ही आ जाते हैं 3 महीने। तो अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल जो रहता है न्यूनतम रहता है। एनुअल टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यानी बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, और कभी कभी ये बहुत नीचे चला जाता है यानी -34 डिग्री से लगाकर 37 डिग्री तक भी आपको देखने को मिलते हैं। बर्फबारी आंधियाँ यहाँ पर चलती है, ये कुछ विशेषता है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ क्षेत्रों के बारे में बात किया था कि ये जो है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के बाद ये है बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र है बैफिन आइलैंड के अंदर और ग्रीनलैंड के अंदर यहाँ रहते हैं। और इसके अलावा ये अलास्का वगैरह क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ पर जो लिख रहेगा इनुइट, मुख्य रूप से इन्हें इनुइट भी कहा जाता है। और इनुइट का जो मुख्य जो क्षेत्र है अलास्का का ये क्षेत्र है, वहाँ पर भी रहते हैं। कुछ इनुक्टिक्विट जैसे लिख रखा है, यहाँ पर कुछ सब जो ट्राइब्स रहती है वो भी यहाँ पर रहती है। तो ये आप जहाँ पर भी ये जो कलर कॉम्बिनेशन दिखते हैं ये सारे के सारे जो कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पर सभी इसी प्रकार की जनजाति रहती है। इसके अलावा यहाँ पर कलर जैसे लिख रखा है इलुइट्स है, साइबेरियन यूपिक भी कहा जाता है, सेंट्रल अलास्कियन यूपिक्स भी है, पैसिफिक यूपिक्स है। तो यूपिक्स भी इनकी एक सब ट्राइब के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये मैप है, इस मैप के माध्यम से आप एस्किमो का जो क्षेत्र है उसे लोकेट कर सकते हैं। दिखने में कैसे होते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ठंडे क्षेत्र में रहते हैं तो पूरा का पूरा ऊन से ढके हुए जो कपड़े हैं उनका प्रयोग करते हुए अपने आप को वो इस सर्दी से बचाते हैं। पूरा का पूरा अगर क्षेत्र की बात करें तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से बर्फ से ढका रहता है। बर्फ की तेज आंधियां यहाँ पर चलती है, बर्फ की जो तेज आंधियां चलती है उसे यहाँ पर ब्लिजर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ब्लिजर्ड वाला जो क्षेत्र है तो इनके पूरे के जनजीवन को दिखाता हुआ एक चित्र है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये कुत्ते भी पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। इसके अलावा ये रेंडियर पालते हैं। रेंडियर के अलावा अपनी भोजन सामग्री के लिए यहाँ पर देखिएगा सील मछली का प्रयोग करते हैं। टेम्परेचर काफ़ी बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये जो स्पेशल इनके जो मकान होते हैं जो बर्फ के बने रहते हैं जिन्हें इग्लूज कहा जाता है।
कपड़े आप इन जो क्लिप आर्ट्स के माध्यम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 9 महीने कठोर जो सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। इसके अलावा यहाँ की क्या विशेषता, केवल 3 महीने यहाँ पर बसंत, पतझड़ और ग्रीष्म तीनों ही ऋतुएं 3 महीने के अंदर आ जाती हैं। वार्षिक टेम्परेचर हमने कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, -46 डिग्री तक भी यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाता है। यहाँ पर वेजिटेशंस के रूप में देखें तो यहाँ पर आपको केवल शैवाल, काई यानी मॉसेस और लाइकेंस जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी कवक जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कुछ छोटी छोटी घासें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन वृक्ष नहीं देखने को मिलते। तेज बर्फीली आंधियाँ चलती है, यानी ब्लिजर्ड्स जो है यहाँ पर काफ़ी तेज गति से चलती है। इसके अलावा क्या विशेषता है, तो यहाँ पर कुछ कपड़ों को आप देख सकते हैं कि ये दिखने में किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। इस प्रकार के वस्त्रों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। ये जो है इनको अलग अलग नाम से यहाँ पर जाना जाता है, अनोहाक वगैरह जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिंदगी भर इनको आम इंसानों की तरह, एक आम इंसान की जिंदगी से काफ़ी अलग प्रकार की जिंदगी होती है। हर छोटी से छोटी चीज़ इनके लिए एक संघर्ष होता है और संघर्ष से ही वह उस वस्तु से प्राप्त होती है। इसके अलावा ये एस्किमो जो होते हैं वो काफ़ी नाटे कद के, यानी हाइट जो होती है वो काफ़ी कम होती है, छोटी हाइट के होते हैं। इसके अलावा इनकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो 150 सेंटीमीटर से लगाकर 160 सेंटीमीटर तक इनकी हाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा इनका सिर काफ़ी लंबा, गालों की हड्डियां ऊंची व आंखें गहरी होती हैं। हड्डियां ऊंची निकलने का अर्थ होता है, यहाँ पर आप गाल देखिएगा, यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये जो हड्डियां हैं ये थोड़ी सी आपको बाहर देखने को मिल जाएगी और जो आंखें हैं वो थोड़ी सी आपको अंदर देखने को मिलेगी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है कि आपको कई बार लगता है कि देखो हम किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस, हर वो चीज़ जो एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से अलग दिखाती है, तो अलग दिखाने के पीछे कारण हम तो देखते हैं कि ये अलग है, तो हो सकता है कि कुछ जेनेटिक विशेषताएं होगी, लेकिन इनके अंतर्गत क्लाइमेटिक जो इफेक्ट होता है उसका रोल और जो जिस रिलीफ फीचर्स के अंतर्गत ये निवास करते हैं, जिस क्लाइमेट जोन में ये निवास करते हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है इनकी शारीरिक संरचना यानी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत इन कॉन्सेप्ट को बड़ी ही तन्मयता के साथ पढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो इनकी बनावट जो है वो मंगोलियों से मिलती है। अब कब भाई प्रश्न आता है कि मंगोल कैसे होते हैं। मंगोल को हम जैसे जैसे आप वैसे ही पहली जो क्लास है तो हमारे लिए थोड़ा सा रहता है। मंगोल, आपने मंगोलिया नाम सुना होगा, चाइना में एक रीजन है। मंगोल रीजन का अर्थ होता है, यहाँ पर 2 चीज़ें मैं बताता हूँ कि आंखें जो है वो काफ़ी छोटी और तिरछी होगी और बाल सीधे और रंग जो होगा वो गोरा होगा या पीले रंग का होगा। तो ऐसी शारीरिक विशेषता जिनकी मिलती है वह मंगोलॉइड्स के नाम से जानते हैं, जो चाइनीज की तरफ से जाते हैं। त्वचा का रंग इनका पीले रंग का होगा और आंखें इनकी तिरछी होगी और गालों की हड्डियां ऊंची होती है। ऊंची का मतलब ये गाल की हड्डियां यहाँ से आपको बाहर निकली हुई देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की शारीरिक विशेषताएं इन एस्किमोज को देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। एस्किमोज का एक वास्तविक चित्रण यहाँ पर देख रखा है। इस चित्रण के माध्यम से इसके जीवन के बारे में आप सहज सा एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये इस प्रकार के ठंडे वातावरण में रहे होंगे। क्या इनके पास टेलीविज़न है, क्या इनके पास सेलफोन है, क्या इनके पास कैफेटेरिया है, या कॉफ़ी के बारे में जानते हैं, या विभिन्न प्रकार के फलों के स्वाद या उनके रस के बारे में ये जानकारी रखते हैं। तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये सब सुविधाएं वहाँ पर हमें नहीं मिलती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वह घूम रहे जानवर से लेकर पानी में तैर रही मछली, हर तरह खाई जाने वाली चीज़ का शिकार करते हैं। क्योंकि इन्हें सरवाइव करना है तो शिकार करना होगा, और शिकार करने के लिए हर वो वस्तु जो यहाँ पर मिलती है वह उसका शिकार करते हैं। कई बार तो शिकार की जो चर्बी होते हैं उनका प्रयोग वह ज्वलन पदार्थ की तरफ भी काम लेते हैं, उनको जलाते हैं और जलाकर रोशनी प्राप्त करते हैं, उष्मा प्राप्त करते हैं। हर वो चीज़ जो इसका मिलती है उसका ऑप्टिमम यूज करने की कोशिश करते हैं। एस्किमोज जो है रेंडियर नाम के जानवर को पालते भी हैं और उसका शिकार भी करते हैं, और इसी के लिए वह एक अलग पहचान रखते हैं। रेंडियर बर्फ में एकमात्र ऐसा जानवर होता है जो इन्हें खाना भी देता है, ठंड बचाने के लिए उन्हें खाल भी प्रदान करता है, यानी उसकी जो चमड़ी है उसका प्रयोग ये अपने वस्त्रों के निर्माण के अंतर्गत
करते हैं। इसके अलावा एक विशेष प्रकार की मछली, सील मछली का ये शिकार करते हैं, उसको खाने में भी प्रयोग करते हैं और उसकी जो चर्बी होती है उस चर्बी का जो प्रयोग होता है वह करते हैं रोशनी के अंतर्गत। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अब शिकार किस प्रकार से करते हैं। तो हाथ में देखिएगा, ये आपको थोड़ा सा एक भालेनुमा यंत्र देखने को मिलता है। ये जो भालेनुमा ये जो यंत्र होता है इसे कहा जाता है हार्पून। हार्पून, ये हार्पून होता है जो एक भाला होता है, हार्पून, इसका प्रयोग करते हुए ये शिकार करते हैं। और शिकार करने के लिए विधियां जो है, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है माउपाक। अब माउपाक क्या विधि होती है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा क्या करते हैं कि जैसे कि ये माउपाक विधि से शिकार कर रहे हैं, ये जो बर्फ की जो शिला होती है, बर्फ की जो चादर बिछी रहती है उस पर एक छेद कर लेते हैं और छेद के माध्यम से, यानी इस छेद के नीचे जब मछली जो है वह जब इस छेद के नीचे सांस लेने के लिए आती है और ये इसका शिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सांस लेने के लिए जो मछली आती है उनका ये शिकार करते हैं और शिकार करके अपने पेट के लिए अपनी उदर की शांति करती है। इसके अलावा एक और विधि है जिसे इतुरपाक कहा जाता है। अब ये विधियां तो आपको वैसे ही याद करनी पड़ेगी। अब इतुर पाक, यानी इसको मैं लिख देता हूं इतुरपाक, इतुरपाक। अब इतुरपाक विधि का अर्थ ये होता है कि इसमें दो छेद करते हैं। एक छेद के अंतर्गत मनुष्य चारा डालता है और जो सील जो मछली है उसको वो लालच देकर लुभाने का प्रयास करता है, और दूसरा जो होता है साथी वो उसका इंतजार करता है कि जैसे ही मछली आएगी उसका शिकार कर लेंगे। तो दो छेद करने की जो विधि है वो इतुरपाक कहलाती है। इसके अलावा और जो है जैसे कि उत्तोक, उत्तोक जो है वो बसंतकालीन शिकार। अब बसंतकालीन शिकार जो है वो उत्तोक कहलाता है। उत्तोक किस प्रकार से है, ये बसंतकालीन यानी जो स्प्रिंग टाइम की जो हंटिंग है उसे उत्तोक कहा जाता है। यानी मार्च के बाद जब डे लाइट या डे जो टाइमिंग है वो इंक्रीज होने लगता है, बर्फ पिघलने लगती है, जल की छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, तो जो एस्किमो और एस्किमो के जो परिवार होते हैं वह खुले जल में, यानी जो नालियां बन गई बर्फ पिघलने से, वहां पर मछलियां पकड़ने जाते हैं। तो इस खुले जल में जब सील मछलियां जब बहती हुई हिम का जो क्षेत्र है वहां पर सांस लेने के लिए बाहर आती है या धूप सेकने के लिए आती है, तो वहां पर इस विधि से, यानी उत्तोक विधि, UTOQ, ये एक मेथड है, उससे शिकार किया जाता है। अब कैसे शिकार किया जाता है कि एस्किमो अपना जो अपनी जो गाड़ी है जिसे स्लेज कहते हैं, तो यह उस जगह पर लेट जाता है जहां पर मछलियां धूप सेकने के लिए आएगी, और खिसकता खिसकता इनके पास पहुंच जाता है और एकदम से हार्पून से इन मछलियों पर शिकार उस पर हमला करके उसका शिकार कहलाता है। तो इस प्रकार से वो मछलियां पकड़ने का कार्य करता है, तो उसे उत्तोक के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग इनके लोकल वर्ड्स हैं जो हमें एज इट इज याद करना है। इसके अलावा कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, तो जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं तो वहां पर हमें पता है कि पानी मिलना भी एक मुश्किल कार्य यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि जो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं उन्हें वो मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद उसका वाटर के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा इनका शिकार करने के लिए, यानी जो समुद्री जीव है या फिर जो मछलियों का शिकार करने के लिए एक नाव का प्रयोग करते हैं। इस नाव को इनके लोकल नाम की बात करें तो यहाँ पर कयाक कहा जाता है। एक तो है कयाक, कयाक को हम इस प्रकार से लिखते हैं KYAK। कयाक क्या है, एक प्रकार की नाव है, इस नाव का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कयाक के साथ साथ एक और प्रकार की नाव होती है जिस नाव को कहा जाता है उमियाक। उमियाक, UMIYAK, उमियाक। अब उमियाक भी नाव है, लेकिन उमियाक जो नाव है उसका जो प्रयोग है वह जो लेडीज है, जो स्त्रियां हैं, वो स्त्रियां इसका प्रयोग करती है। जो मेल होते हैं यानी फीमेल्स जो है उमियाक नाव का प्रयोग करते हैं,
उमियाक और कयाक नाव क्या होती है? छोटी सी नाव होती है। जैसा कि मैं एक चित्र भी बताऊंगा, उसमें छोटा सा एक छेद होता है जिसमें ये जो व्यक्ति होता है ये बैठकर मछलियों का शिकार करता है। बढ़ते हैं आगे। ये है, आप चित्र के अंदर देख सकते हैं, इस प्रकार की एक छोटी सी नाव होती है। इस प्रकार से सिकुड़ कर बैठने से इनके जो पांव होते हैं वो काफी कमजोर हो जाते हैं, फिर भी ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बर्फ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक विशेष प्रकार की गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसे ये स्लेज कहते हैं। अब स्लेज जो है वह कुत्ते या रेंडियर के द्वारा खींची जाती है। स्लेज आपने देखा होगा, जिंगल बेल यानी जो सांता क्लॉज है उस सांता क्लॉज की गाड़ी को देखा जा सकता है। तो कुत्तों का एक बड़ा सा झुंड जो है वो इसे खींचता है और बर्फ पर फिसलने वाली जो गाड़ी होती है उसे स्लेज कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर आगे की तरफ से कुत्तों को बांध दिया जाता है और कुत्ते या रेंडियर के माध्यम से यहाँ पर वो बैठकर शिकार करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये इनकी गाड़ी होता है। ये होता है हार्पून। हार्पून का देखिएगा, हार्पून दो प्रकार के हैं। एक जो हार्पून है देखिएगा यहाँ पर ये हाथ में रखकर इस प्रकार से भाला बनाया जाता है। ऊपर की तरफ हुक लगा हुआ, ये देखिएगा यहाँ पर हुक बना हुआ, इस हुक के अंदर मछली फंस जाती है। ये जो है इसको फेंक कर प्रयोग किया जाता है और ये जो है इसको हाथ में पकड़ कर रखा जा सकता है, यानी अस्त्र और शस्त्र जो है उस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपको ध्रुवीय भालू भी देखने को मिलते हैं। ये बारहसिंगा है। बारहसिंगा को हम कह सकते हैं कि ये रेंड कैरीबाऊ है, ये इसको कहा जाता है कैरीबाऊ या कैरीबाऊ जो है उसका ये शिकार करते हैं। बाकी वेशभूषा वगैरह आपके सामने चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बनते हैं प्रमुख हथियार क्या है? तो हार्पून है। हार्पून आपको जैसे भी डिस्कस कर लिया है, ये लगभग 4 से 5 फुट लंबा होता है और जानवरों की हड्डियों से इसे बनाया जाता है। इसके अलावा इस हथियार को फेंकने के लिए चमड़े की एक लंबी सी रस्सी बनी जाती है। देखिएगा रस्सी चमड़े की क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रस्सी के लिए सिंथेटिक आपके पास रेसे नहीं है। दूसरा, यहाँ पर आपके सामने सूत भी नहीं है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर सूत की रस्सी, क्योंकि सूत के लिए आपको एग्रीकल्चर करने पड़ेगी और एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं होती है। तो ये जो हथियार जो है वो भाले की तरह होता है और कहा जाता है कि ये हथियार इतना खतरनाक होता है कि एक ही बार में शिकार को धराशायी कर लेता है, यानी उसको मार देता है। ये इग्लू है, ठीक है। और यहाँ पर थैंक्स से काम नहीं चलेगा, कुछ और विशेषताएं हैं। अब इग्लू क्या है? तो इग्लू की अगर बात करें या उसके वस्त्रों की बात कर लेते हैं। वस्त्र कैसे होते हैं और फूड कैसे होते हैं? देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने कई चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले हम वस्त्र की बात करते हैं कि भाई इनके कपड़े क्या होंगे। कपड़े जो होंगे वह मुख्य रूप से बने होंगे चमड़े के। दूसरा, यहाँ पर कोई सोर्स नहीं है, तो इनके जो कपड़े हैं वह चमड़े के बने रहते हैं। चमड़ा कहाँ से आएगा? तो कैरीबाऊ जो है उससे, कैरीबाऊ की जो छाल है या जो उनकी जो चमड़ी है उसका प्रयोग करके ये यहाँ पर अपने वस्त्र बनाते हैं। इसके अलावा इनके मकान की बात करें तो मकान क्या है? मकान कहलाते हैं इग्लू। इग्लू की क्या विशेषता होती है? तो वह बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े काट लेते हैं और ऐसे ही गुंबद नुमा डॉम शेप में वो मकान बनाते हैं। और इस प्रकार से छोटे छोटे से यहाँ पर देखिएगा छोटा सा एक अंदर जाने का रास्ता है और इसी अंदर जाने वाले रास्ते पर ये रेंग कर, यानी सोते सोते इसके अंदर वो ये प्रवेश करते हैं। गर्मी से इग्लू की दीवार न पिघले, क्योंकि अंदर की तरफ ये कभी कभी आपने सील मछली का भी को जलाकर गर्मी करते हैं, तो उसके पास में वो खाल लगाकर दीवारों को इस प्रकार से रखते हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग 1-1.5 घंटे में एक मनुष्य इसको बना देता है। कई परिवार इसके अंदर साथ रहते हैं और इस प्रकार से ये कार्य करते हैं। तो ये पूरा का पूरा अध्ययन इससे संबंधित रहा। तो यहाँ पर हमने सीखा कि यहाँ पर मुख्य जो वर्ड है, जैसे कि हमने कहा, एक तो इग्लू है। इग्लू के अलावा जैसे कि हमने कहा एक इनकी जो गाड़ी है जिसका नाम है स्लेज। स्लेज जो है कुत्तों द्वारा खींची हुई जाने वाली गाड़ी है। इग्लू के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक कयाक है और एक है उमियाक, ये नाव है जिसका ये प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा ईंधन की बात करें या फिर ये जो नाव होगी, नाव के अलावा हमने हार्पून के बारे में डिस्कस किया। हार्पून क्या है? एक प्रकार का भाला है जिसका ये प्रयोग शिकार करने के लिए करते हैं। इसके अलावा हमने औजार के बारे में बात कर ली और कुछ पढ़ा हमने। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने दो विधियों को पढ़ा। जैसे कि यहाँ पर एक विधि हमने माउपाक को पढ़ा, एक विधि जो है वह इतुरपाक है। ये दोनों ही विधियां हैं जिसके अंतर्गत छेद करके मछली को पकड़ा जाता है। एक जो है वो है उत्तोक। उत्तोक में वो रेंग कर मछलियों के पास चले जाते हैं। ये बसंत काल का शिकार है। बसंत काल के अंतर्गत इस प्रकार का शिकार करते हैं। अगर हम इसके जानवरों की बात करते हैं कि कौन कौन से जानवर पालते हैं, तो जानवर के अंतर्गत मुख्य रूप से ये कुत्ते पालते हैं, रेंडियर के अलावा कैरिबो पालते हैं। इसके अलावा शिकार की बात करते हैं तो इनके सामने ध्रुवीय भालू है, पोलर बियर जो है वो शिकार के लिए रेंडियर का भी शिकार करते हैं, कैरिबो का भी शिकार करते हैं। तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसके बारे में। मोटे मोटे तौर पर ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये जो है विशेषताएं इन जनजातियों की, या मुख्य रूप से हम कहें तो एस्किमोज जो हैं उनकी ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनके स्थायी निवास नहीं होते हैं, यानी नॉमैडिक लाइफ जीते हैं और एक ही स्थान पर न रहने के कारण इनका जो सोशल सिस्टम होता है काफ़ी कमज़ोर होता है। फिर भी इनका भी एक मुखिया होता है जिसकी जो सलाह है या उसकी जो आज्ञा है उसको उन्हें मानना पड़ता है। परिवार की बात करते हैं तो बहुपत्निक व्यवस्था पाई जाती है। देखिएगा ये जो विशेषताएं जो किताबों के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, ये उस समय की है जब बहुत पहले के, जब इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। तो उस समय कहा जाता है कि ये बहुपत्निक व्यवस्था पाई जाती है और कई प्रकार की कुरीतियां वगैरह पाई जाती हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि ये हार्पून से शिकार करता है, लेकिन अभी जैसे कि हमने काफ़ी डेवलपमेंट कर दिया है तो हार्पून का जो स्थान है वो अभी बंदूक ने ले लिया है और हड्डियों की जगह ये लोहे का भी प्रयोग करने लग गए हैं। तो कई प्रकार की चेंज आए और जैसे जैसे हमने जो हमारा कल्चरल मिक्सर हुआ है, यानी जो लोग इन तक पहुँचे हैं उन्होंने इनको अनाज भी दिखा दिया है कि अनाज भी खाते हैं और बदले में मांस वगैरह देते हैं। तो इस प्रकार से जो सोशल डेवलपमेंट है वो अभी वर्तमान में काफ़ी हो चुका है। फिर भी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर हमने पढ़ी है। कई विशेषताएं जैसे कि बहुत बड़ी स्टडी रहती है। जैसे कि हमने कहा है इनके एक विशेष प्रकार के जो तंबू होते हैं, जो तंबू होते हैं उनको यहाँ पर सुपिक्स कहा जाता है। सुपिक्स बहुत सारे फैक्ट्स रह जाते हैं, इसे टी साइलेंट रहता है, SUPI। सुपिक्स जो है एक विशेष प्रकार के जो बसंतकालीन जो आखेट करते हैं उसके अंदर ये इनका प्रयोग करते हैं। तो वर्तमान में कह सकते हैं कि कनाडा सरकार जो है इनको काफ़ी डेवलपमेंट करा रही है और उन्हें नौकरियां भी दे रही है और जो स्थायी रूप से इनकी बस्तियां बसा रही हैं। कई प्रकार की जो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में इनको नॉलेज दिया जा रहा है। यानी अभी वर्तमान में लगभग कहा जाता है लगभग 17,000 एस्किमो लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे ये सर्वाइव करते हैं, कैसा इनका सोशल सिस्टम है और कैसे ये अपने आप को वहाँ पर बनाए रखते हैं और अपनी संस्कृति को बचाए रखते हैं। ये सभी विशेषताएं जो हैं इनके अध्ययन के लिए हमें जानकारी देती। तो इस प्रकार से ये आपके एस्किमोज कंप्लीट होता है, मोड ऑफ लाइफ इन कोल्ड डेजर्ट्स कंप्लीट होता है और इसी प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं वो सारी की सारी आपको सैमोइड्स में भी मिलेगी, चुक्शिया में मिलेगी, तुंगिया में भी मिलेगी और याकूत में भी मिलेगी। थैंक यू।